क्या एनएमसी का कम फीस वाला नियम लागू हो पाएगा? क्या सरकारी कट ऑफ कम हो जाएगी? क्या कम स्कोर पर भी कम बजट में पढ़ पाएंगे? या फिर क्या बाकी बची हुई 50% सीट्स की फीस डबल हो जाएगी? यह कुछ सवाल हैं जो हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। 2019 में जब एनएमसी अनाउंस हुआ था, उस समय से अब तक सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई है कि यह नियम आखिर लागू कब होगा। हालांकि शुरुआत से ही मेरा व्यू इस मैटर पर कुछ अलग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें ही करता हूं। आज फिर से इस बेहद जरूरी वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिर क्यों एनएमसी का यह फीस रेगुलेशन ड्राफ्ट फेल हो सकता है। सरकार से कहां-कहां चूक हुई है यह भी बताऊंगा, क्या-क्या सुधार होने चाहिए यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में मैंने जो भी विचार रखे हैं वह मेरी समझ और तथ्यों पर आधारित हैं। आज का जो मैटर है थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है। बहुत संभव है कि आप मेरे बताए गए तथ्यों से सहमत भी हों, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों की उम्मीदों को ठेस पहुंच जाए। इन सब लोगों से मैं एडवांस में सॉरी कहना चाहूंगा। आप में से कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि मैं निगेटिव न्यूज दे रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे तथ्यों को सुनें और उसके बाद डिसाइड करें। प्रैक्टिकल बातें हमेशा करता हूं, ऐसा कभी नहीं करता कि आपको कुछ भी हेडिंग के साथ मैं टाइटल बता दूं कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी, वेरी वेरी गुड न्यूज, अब गरीब छात्र भी एमबीबीएस करेगा। बिना वजह यह सब बोलकर मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। मेरा यह मानना है कि झूठी खुशफहमी से कड़वी सच्चाई कहीं बेहतर है, ताकि आप उसके अनुरूप अपने आगे की तैयारी को प्लान कर सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भूमिका कुछ लंबी हो गई, लेकिन अब चलिए जल्दी से मुद्दे पर आ जाता हूं। एनएमसी का यह जो फीस रेगुलेशन ड्राफ्ट है यह आखिर क्यों फेल हो सकता है? इसका जवाब है क्योंकि सरकार सही प्रयत्न नहीं कर रही है। जी हां, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि सरकार की तरफ से इस नियम को बनाने से लेकर लागू करने तक कई बड़ी कमियां हैं जो इसे असंभव बनाती हैं। क्या हैं ये कमियां? पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ फीस गाइडलाइन। दूसरी बात, इम्प्रैक्टिकल रेगुलेशंस। तीसरी बात, नॉन सीरियसनेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। चौथी बात, ऑलरेडी डिसबैलेंस सिस्टम, जैसे कि वर्तमान परिस्थिति में अगर सरकारी कॉलेज से कोई छात्र चूक जाता है तो उसका जो मिनिमम बजट है वो 50 से 55 लाख रुपए से शुरू होता है, और अगर नया नियम आ गया तो यह बजट बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। आइए और गहराई तक चलते हैं। फीस ड्राफ्ट मेमोरेंडम का पहला पॉइंट था, कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी परिस्थिति में कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता। नीट के आने का एक मुख्य कारण यह भी था कि भ्रष्टाचार को कम करना था, लेकिन नीट के आने के बाद कई डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां की फीस 2 से 3 गुना तक बढ़ा दी गई। ऐसे में कैपिटेशन की जरूरत ही क्या है जब कॉलेज लीगली 25 से 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की फीस चार्ज कर सकते हैं। और अगर डोनेशन वाकई में बंद हो चुका है तो फिर अखबारों में कॉलेजेस पर छापा पड़ने और कैश बरामद होने की खबरें कहां से आ जाती हैं? इस बात को एक आसान भाषा में उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि एक स्कूल है जिसकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अनुशासित नहीं हैं, क्लास में खूब शोर करते हैं। अध्यापक ने उन्हें शोर करने से मना किया, बच्चे नहीं माने। अध्यापक ने फिर से मना किया, बच्चे फिर भी नहीं माने। इस बार अध्यापक ने दूसरे शिक्षकों के साथ मीटिंग की और ब्लैक बोर्ड पर एक नोटिस चिपका दी कि कोई भी बच्चा क्लास में शोर नहीं करेगा। क्या सिर्फ नोटिस चिपका देने भर से बच्चे मान जाएंगे? नहीं, उनकी आदत हो चुकी है। अगर बच्चों को अनुशासित करना है तो उसके लिए कड़े नियम बनाने होंगे, उनको पनिशमेंट का भय भी दिखाना होगा। इसी तरीके से सरकार ने मना तो कर दिया कि डोनेशन नहीं लेना है, लेकिन कॉलेजेस मानेंगे कैसे? जब तक कि सरकार यह न सुनिश्चित करे कि कोई कॉलेज अगर कैपिटेशन के लिए दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। क्या सुधार किए जा सकते हैं इस मामले में? सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और उसका पालन हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। काउंसलिंग के नियम ऐसे बनाएं कि कॉलेज के कंट्रोल में सीट्स न पहुंच सकें, और काउंसलिंग की पारदर्शिता को भी बढ़ाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि एनएमसी की गाइडलाइन में एक नियम ऐसा भी है जिसमें नैतिकता की कमी दिखाई देती है। कैसे? पूरे ड्राफ्ट में सिर्फ 50% सीटों की ही बात की गई है और नियम के मुताबिक 50% बच्चे जो सरकारी फीस पर पढ़ेंगे
उसके बदले जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बाकी के 50% बच्चों के द्वारा ली गई फीस से की जाएगी। यह मोरली गलत है। विगत 31 अगस्त 2022 को केरल के हाई कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए न सिर्फ इसे लागू करने से इनकार कर दिया बल्कि यह भी बताया कि सरकार के बनाए नियम के अनुसार आधे बच्चे अपनी हाई फीस से बाकी के आधे बच्चों की जो फीस भरेंगे यह सुप्रीम कोर्ट के दिए गए एक निर्णय के अनुसार इल्लीगल है। यह केरल हाई कोर्ट का फैसला है। केरल राज्य ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई में प्राइवेट कॉलेजेस सरकारी फीस पर चल सकते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले सरकारी कॉलेजेस की ही बात कर लेते हैं। क्या सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं? वर्तमान में हमारे देश में लगभग 320 सरकारी कॉलेजेस हैं। इनमें से 100 कॉलेजेस को हम बहुत अच्छे और अच्छे कॉलेज की कैटेगरी में रख सकते हैं, बाकी के 100 कॉलेज को हम औसत की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो 100 सवा 100 कॉलेज बचते हैं वहां पर संसाधनों की, सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है, इंफ्रा कमजोर है, अच्छी फैकल्टीज की कमी है, लेबोरेटरीज की कमी है। लेकिन छात्रों की मजबूरी होती है इनमें एडमिशन लेने की, पढ़ाई करने की, क्योंकि वह प्राइवेट कॉलेज की भारी भरकम फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपको एक दूसरा पहलू भी बताता हूं। सरकारी कॉलेजेस में क्या बच्चों की फीस से ही हॉस्पिटल या कॉलेज का खर्च चल जाता है, या बच्चों द्वारा दी गई 5-10 हजार की फीस से ही सब कुछ मैनेज किया जाता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए सरकार फंड रिलीज करती है और उसी फंड के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चल पाती हैं। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से कहें तो एक छात्र पूरे एमबीबीएस कोर्स के दौरान जितनी फीस देता है उससे कई हजार गुना ज्यादा रकम सरकार को पूरी कोर्स के दौरान उस छात्र की पढ़ाई पर खर्च करनी पड़ती है। कितना होता है यह खर्च, मैं उल्लेख करना चाहूंगा एम्स की एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट को एम्स द्वारा ही वर्ष 2009 में जारी किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए एम्स में एक पूरे कोर्स में 1,70 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। जी हां, 2009 की बात कर रहा हूं। 2022 में यह रकम और भी ज्यादा हो गई होगी, लेकिन यहाँ एम्स की बात हो रही है, इसके जैसी क्वालिटी और कहीं नहीं मिल सकती। तो अगर साधारण कॉलेज की भी बात करें तो वहां वर्तमान समय में 1,70 लाख न सही, कम से कम न्यूनतम अगर हम माने तो 60 से 70 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट का खर्च तो आता ही होगा। ऐसे में अगर सरकार चाहती है कि प्राइवेट कॉलेज अपनी आधी सीट को सरकारी फीस पर दे दें, तो जैसे सरकार सरकारी कॉलेजेस को अनुदान दे रही है वैसे ही सरकार को प्राइवेट कॉलेज को भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, तभी यह ड्राफ्ट लागू हो पाएगा। यहां इस बात पर ध्यान दीजिए कि मेडिकल की पढ़ाई चाहे सरकारी कॉलेज में हो रही हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में, पढ़ाई में एक बड़ी रकम खर्च होती है जो प्राइवेट कॉलेज छात्रों से वसूलते हैं, वहीं सरकारी कॉलेज में यह खर्च सरकार वहन करती है। ऐसे में प्राइवेट कॉलेजेस अपनी जेब से पैसे खर्च करके छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे। यह बात मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी हमें सुनने को मिली थी। ड्राफ्ट में सरकार ने नो प्रॉफिट नो लॉस की भी बात की है, जो शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं लगता। उदाहरण भी देख लीजिए, सरकारी कॉलेजेस में प्रति छात्र खर्च होने वाले बजट को कम करने के लिए राजस्थान की सरकार ने क्या किया है। 15 सरकारी कॉलेज में से 12 कॉलेज में 15% सीट्स एनआरआई कोटे की हैं, जिनकी कुल फीस एक कैंडिडेट के लिए 1,15,00,000 रुपए होती है। इसके अलावा इन्हीं 15 में से 9 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 35% पेड सीट हैं, जिन पर लगभग 8 लाख प्रति वर्ष की फीस लगती है। यानी कि 9 कॉलेजेस में 15% एनआरआई और 35% पेड सीट्स को जोड़ दें तो कुल 50% सीटें प्राइवेट फीस पर उपलब्ध हैं। जी हां, सरकारी कॉलेज में प्राइवेट सीट्स हैं। ऐसे में बेहतर तो यह होता कि सरकार निजी कॉलेजेस के प्रॉफिट को नियंत्रण करती, सुविधाओं के अनुरूप शुल्क का निर्धारण सुनिश्चित करती और सरकार सख्त नियम बनाती कि कॉलेज फीस के नाम पे छात्रों का शोषण न कर सकें। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे सरकार खुद अपनी कई इकाइयों के घाटे का हवाला देती रहती है। बीएसएनएल या इंडियन रेलवे इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है और
हकीकत यह है कि कई सारी सरकारी इकाइयां प्राइवेट हो भी चुकी हैं, जैसे हाल ही में एयर इंडिया को सरकार ने टाटा ग्रुप को बेच दिया, और वहीं दूसरी तरफ यह सरकार एनएमसी बिल के माध्यम से प्राइवेट कॉलेजेस के सरकारीकरण की बात कर रही है। यह कैसे संभव होगा? अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो वीडियो पर एक लाइक तो यहां पर बनता ही है। अगर सरकार वाकई चाहती है कि बच्चे कम फीस पर पढ़ाई कर सकें तो उसे पॉलिसी में सुधार करने की जरूरत है। क्या हो सकते हैं ये सुधार, मेरे विचार क्या हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। पहला पॉइंट, गिव सब्सिडी। सरकार गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरह ही डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज को भी सब्सिडी दे दे। यह सबसे क्विक और इफेक्टिव तरीका है वर्तमान में एनएमसी फीस रेगुलेशन को लागू करने का, क्योंकि सभी कॉलेजेस इसके लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, कन्वर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनटू मेडिकल कॉलेजेस। जी हां, सरकार को मेडिकल की सीटों को तेजी से बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। कई राज्य की सरकारें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के मॉडल पर काम कर रही हैं। इन मॉडल्स को सभी राज्य अपनाएं और इस पर तेजी से काम करें। यहां मेरा यह भी मानना है कि वर्तमान में जितना अनुदान, जितनी सब्सिडी सरकार को प्राइवेट कॉलेजेस को देने की जरूरत है, अगर उसका आधा भी सरकार जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट करने में लगा दे तो काफी कम समय में देश भर में लाखों की संख्या में एमबीबीएस की सीट का सृजन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, प्रमोट पीपीपी मॉडल एंड इनवाइट बिजनेसमैन टू ओपन मेडिकल कॉलेजेस। सरकार पीपीटी मॉडल को बढ़ावा दे और बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करे कि वे अपने मुख्य व्यवसाय की आमदनी से समाज हित में उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज का निर्माण करें, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा का हो। चौथा पॉइंट, कंट्रोल हाई फीस ऑफ डीम्ड एंड प्राइवेट कॉलेजेस। कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां भारी भरकम फीस छात्रों से ली जाती है, जबरदस्ती वसूली जाती है, लेकिन सुविधाओं की भारी कमी है, या जहां फीस के नाम पे छात्रों का शोषण हो रहा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसे कॉलेजेस पर अंकुश लगाए, कठोर कार्रवाई करे और न सुधरने की दशा में इन्हें बंद भी कर दे। पांचवा और अंतिम पॉइंट, बेटर फीस मॉडल टू बैलेंस सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सरकार को स्कोर वर्सेस फीस की कोई बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए, कोई बेटर मॉडल लेकर आना चाहिए ताकि छात्र को उनके मेरिट के हिसाब से सीटें मिल सकें, उसी हिसाब से उनको फीस भरनी पड़े। वर्तमान में कोई भी छात्र अगर एक नंबर से भी सरकारी कॉलेज से चूक जाता है तो जो बजट शुरू होता है वो 50 लाख रुपए से शुरू होता है, लेकिन उससे 100-200 कम नंबर वाला छात्र भी लगभग उसी बजट पे पढ़ाई कर सकता है। सरकार चाहे तो कर्नाटक के मॉडल को ध्यान में रखते हुए और बेहतर मॉडल बना सकती है। जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेजेस की 40% सीट्स ऑलरेडी कम फीस पर उपलब्ध हैं। कितनी कम पर? 1,44,000 रुपए प्रति वर्ष पर। किनके लिए? डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। इन पे कट ऑफ 480 तक भी जाती है। बाकी की जो 40% सीट्स हैं वह 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस पर उपलब्ध हैं। इनके लिए भी कट ऑफ 500 के आसपास रहती है, और बाकी की बची हुई जो 20% सीट्स हैं इन पे फीस 40 लाख रुपए प्रति वर्ष है। इन पे कोई भी कट ऑफ नहीं होती। यहां ध्यान दीजिएगा, 480 या 500 मार्क्स हो तब छात्र कम फीस में पढ़ सकते हैं, लेकिन 480 से कम हो या 150 हो, इन सभी छात्रों के लिए एक जैसा ही बजट लगता है। तो यहाँ पे एक बड़ा फासला है, बीच के छात्र ऐसे हैं जिनको फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ मेरा सजेस्टेड मॉडल क्या है वह देखते हैं। कुछ इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी छात्रों के लिए वहां पे विकल्प हों। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि एक प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें हैं जिन पर औसत फीस 12 लाख रुपए प्रति वर्ष है। एक वर्ष में कॉलेज को इस पे कुल 12 करोड़ की रकम मिलती है। अब कुछ इस तरीके से इसको व्यवस्थित करें कि पहली 20 सीट को 2 लाख प्रति वर्ष की फीस पर कर दिया जाए। इससे कॉलेज को कुल 40 लाख रुपए मिलेंगे। कट ऑफ यहाँ पे 550 के आसपास रह सकती है। अगली 20 सीट की फीस को हम 6 लाख रुपए रख लेते हैं। कॉलेज को कुल 1.2 करोड़ रुपए मिलेंगे। कट ऑफ यहाँ पे 500 के आसपास रहेगी। अगली 20 सीट के लिए फीस को 12 लाख रुपए प्रति वर्ष रख लीजिए। कॉलेज को कुल 2.4 करोड़ रुपए मिलेंगे। कट ऑफ यहाँ 450 के आसपास रह सकती है। मान लीजिए फिर अगली 20 सीट के लिए फीस 18 लाख रुपए प्रति वर्ष हो। कॉलेज को इससे 3.6 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहाँ कट ऑफ 200 से 250 प्लस रह सकती है। मान लेते हैं अंत में जो 20 सीटें बचती हैं उन पे फीस हम 22 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष रख लेते हैं। 22 लाख की पर ईयर
कैलकुलेट करें तो इससे कॉलेज को कुल 4.4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स 150 प्लस की हो सकती है। इस तरीके से जब आप टोटल करेंगे तो देखेंगे 100 सीट्स पे इस परिस्थिति में भी कॉलेज को 12 करोड़ रुपए मिल गए हैं। यहाँ पे सभी तरह के छात्रों के लिए अवसर हैं, जैसी मेरिट वैसी फीस, या फिर इससे मिलता जुलता कोई दूसरा मॉडल सरकार लेकर आए जिसमें छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के हिसाब से अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार मिल सके। सरकार को एक और काम करना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में कम फीस का जो भी मॉडल बने, सरकार प्राइवेट सीट्स का भी कुछ निश्चित प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा क्रिएट करे, घोषित करे, जिससे विभिन्न राज्यों के छात्रों को पढ़ाई का कुछ समान अधिकार मिल सके और उनमें एक रूपता का भाव बना रहे। निष्कर्ष क्या है पूरे वीडियो का? सरकार ने ड्राफ्ट से सपने तो बहुत अच्छे दिखा दिए, लेकिन प्रैक्टिकली बिना कोई बदलाव किए इसे लागू करना असंभव है। या तो लागू ही नहीं होगा या कुछ बड़े बदलाव के साथ किसी किसी राज्य में यह लागू किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस नियम के आने के आगाज से 2021 की काउंसलिंग के लास्ट फेज में हाई फीस का नया रिकॉर्ड बन गया था और इसका गहरा असर 2022 की काउंसलिंग पर भी देखने को पड़ सकता है। आप सबको शुभकामनाएं। अपने विचार मुझे जरूर बताएं, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।